तो वी वर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट, कोरोनरी सर्कुलेशन की बात कर रहे थे हम, और उसकी एनाटॉमी कोरोनरी आर्टरीज की आप मेरे से बेहतर जानते हैं क्योंकि आपने पढ़ ली है एनाटॉमी के अंदर। ये थोड़ा सा उसी से रिलेटेड है, हालांकि ये आ गया होगा आपके एनाटॉमी के अंदर कि देयर इज समथिंग लाइक कोरोनरी डोमिनेंस, ठीक है ना, जैसे सेरेब्रल डोमिनेंस होती है वैसे ही कोरोनरी डोमिनेंस भी है। राइट डोमिनेंस, राइट कोरोनरी आर्टरी ज्यादा लोगों में डोमिनेंट होती है 50 से 70% के अंदर, जिससे कि पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी जो है वो राइट कोरोनरी आर्टरी से अराइज हो रही है, ठीक है। लेफ्ट डोमिनेंस 10 to 20% ओनली, वेयर द पोस्टीरियर डिसेंडिंग आर्टरी अराइजेस फ्रॉम द लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। बैलेंस डोमिनेंस 20 to 30%, बराबर बराबर सप्लाई होती है। and the inferior surface is supplied both by the right and the left coronary artery. Venous drainage, as you know already, superficial veins are there, deep veins are there. Superficial सबसे important, most important is the coronary sinus, great cardiac veins, small cardiac veins, anterior cardiac veins होती हैं. Deep veins are arterial sinusoidal vessels, arterioluminal vessels and Thebetian vessels. ये सारी आपकी venous drainage है. Coronary sinus की clinical importance शायद बता दी होगी. This is used for the electrophysiological studies. क्या मतलब निकलता है इसे? इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडीज, नीचे उसका आंसर लिखा हुआ है. फॉर इन्फ्यूजन ऑफ कार्डियोप्लीजिक ड्रग्स. कार्डियोप्लीजिया मतलब कार्डियोप्लीजिया नहीं, तुम्हें पता है मतलब? मैं दूसरा शब्द बोलूंगा तो फौरन पकड़ लोगे. हेमीप्लीजिया शब्द है. हेमीप्लीजिया नाम सुना है ना? हेमीप्लीजिया नाम नहीं सुना? हेमीप्लीजिया आधी बॉडी पैरालाइज हो जाए, अधरंग जिसको कहते हैं हिंदी में. हाफ ऑफ द बॉडी गेट पैरालाइज इज दी हेमीप्लीजिया. ठीक है. चारों लिम्ब पैरालाइज हो जाए, क्वाड्रीप्लीजिया. एक लिम्ब पैरालाइज हो, मोनोप्लीजिया. प्लीजिया इज वीकनेस. प्लीजिया इज वीकनेस. हेमीप्लीजिया उसी से रिलेटेड है. आधी बॉडी पैरालाइज है बिकॉज देयर इज अ ब्लॉकेड इन दी सेरेब्रल आर्टरी. वहां अगर ब्लॉकेड है तो आधी एक तरफ का जो है पूरा सिस्टम मस्कुल का ब्लॉक हो जाता है, पैरालाइज हो जाता है. इसी तरह हम कुछ स्टडीज हार्ट में फंक्शन करना चाहते हैं, स्टडी करना चाहते हैं, तो हम इन्फ्यूज करते हैं कार्डियोप्लीजिक ड्रग. मतलब जो हार्ट को स्टैंड स्टिल कर दे, रोक दे उसका चलना थोड़े समय के लिए. इट इज अ वेरी डेंजरस प्रोसीजर. तो ओनली एक्सपर्ट इंटरनेशनल कार्डियोलॉजिस्ट भी, या अलग से होने लगे आजकल, जो इलेक्ट्रोफिजियोलॉजिकल स्टडी करते हैं सिर्फ हार्ट की, वो ही लोग कर पाते हैं इसको, और कोई नहीं करता इसको. दीज स्टडीज आर इंपॉर्टेंट टू वर्क आउट द कंडीशन ऑफ द हार्ट. So cardioplegic drugs are introduced or injected into the coronary sinus. उसकी वजह से इसको यूज करते हैं. And for the sample collection to measure the coronary blood flow. ये coronary sinus की clinical importance है. These are certain points which you already know. There are no anastomosis between the large vessels, small vessels. Arteries में anastomosis होती है जिनका diameter vary कर सकता है 20 to 250 micron. There is anastomosis, definitely is there, and that is a life saving definitely. That is dilatation of the small anastomosis within seconds. फौरन हो जाता है ये काम और डैमेज रुक सकता है. मगर जब लार्ज आर्टरी ब्लॉक होती है तो मायोकार्डियल इंफार्क्शन होता ही होता है. फिर कोलेटरल फ्लो इंक्रीजेस विद इन 2 to 3 days एंड फ्लो में बिकम नॉर्मल विद इन 1 month ड्यूरेशन. ठीक है, ये तो छोटी छोटी बातें. So cardiac output or coronary flow, rather not cardiac output, coronary flow can be measured for what purpose? हम क्यों मेजर करना चाहते हैं coronary flow? To determine to find out the oxygen uptake by the myocardium. Relationship between the flow and the work. वर्क कितना कर रहा है हार्ट, फ्लो कितना जा रहा है, प्रोपोर्शनेट है कि नहीं है, कम है ज्यादा है, वो हम पता लगा सकते हैं. एंड कार्डियक एबनॉर्मेलिटीज अगर है तो वो पता लग जाती है. ठीक है. हाउ डू वी मेजर द कोरोनरी फ्लो? वी हैव सीन दैट द कोरोनरी फ्लो नॉर्मली इज अबाउट 200 to 250 मिलीलीटर पर मिनट. ये हम पहले देख चुके हैं कितना होता है नॉर्मल. ये जानना जरूरी है. दीज मेथड्स, अब चूंकि हम जब पढ़ते थे तो इनमें से कुछ मेथड थे ही नहीं, मगर अब जब तुम लोग पढ़ रहे हो
तो इनमें से ऊपर वाले मेथड जो अब काम में ही नहीं आते, जो अब काम में ही नहीं आते। इतने एडवांस मेथड आ गए, नॉन इन्वेजिव मेथड्स आर देयर वेयर वी डोंट नीड दी इनिशियल मेथड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द कोरोनरी फ्लो। मगर इनका नाम जानना जरूरी है, क्योंकि अगर मान लो एग्जाम में आता है तो तुमको लिखना पड़ेगा कि ये तरीके हैं, डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, बट दे यू मस्ट नो दैट दीज प्रोसीजर्स एग्जिस्टेड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ द कार्डियक आउटपुट। तो नाइट्रस ऑक्साइड मेथड ये हम सीएनएस में भी काम में लेते हैं सेरेब्रल ब्लड फ्लो निकालने के लिए। डाई डाइल्यूशन मेथड ऑलरेडी हम जानते हैं, थर्मोडाइल्यूशन मेथड इज देयर, रेडियो फार्मास्यूटिकल मेथड, इसमें टेक्नीशियम 99 इंजेक्ट करते हैं और उससे हम जो एक्टिव एरिया है हार्ट के वो डेलिनिएट हो जाते हैं और वहां से फ्लो पता लग जाता है हमको। पल्स डोपलर टेक्निक इज देयर, वीडियो डेंसिटोमेट्री कोई नहीं करता आजकल, इंट्राकॉर्नरी इंजेक्शन ऑफ द माइक्रोबबल्स कोई नहीं करता। सो व्हाट वी डू नाउअडेज, इकोकार्डियोग्राफी, इससे हमें पता लग जाता है। इसके अलावा सिने सीटी है, एमआरआई है, दे ऑल्सो गिव, एंड अनदर इंपॉर्टेंट इज दी पीईटी और अदर नॉट पीईटी, स्पेक्ट स्टडीज करते हैं। एस कैपिटल में लिखा जाएगा, SPECT, स्पेक्ट स्टडीज आर देयर। स्पेक्ट का क्या मतलब निकाले हम, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी। सिंगल फोटोन एमिशन स्पेक्ट हो गया ना, सिंगल फोटोन एमिशन कंप्यूटराइज्ड टोमोग्राफी, स्पेक्ट स्टडीज आर देयर। और ये डेवलप हुई है सिर्फ, और ये दे आर डन बाय यूजिंग द गामा कैमरा से यूज करते हैं, और ये ब्रेन में भी काम आती है और ये हार्ट में भी यूज कर सकते हैं। स्पेक्ट स्टडीज आर देयर। So most recent techniques for measuring the coronary blood flow are two, either echocardiography or CT or MRI studies. ठीक है। Then coronary angiography gives an anatomical idea. Coronary angiography does not give the physiological flow to a particular area, मगर कहाँ नहीं जा रहा वो जरूर पता लग जाएगा। स्पेक्ट स्टडी से अगर कोई एरिया एक्टिव है तो वहां ज्यादा ब्लड फ्लो जाएगा, पता लग जाएगा आपको। कोरोनरी एंजियोग्राफी से वो पता नहीं लगता, इट डेलिनिएट्स द एनाटॉमिकल एबनॉर्मलिटीज और ब्लॉकेड ओनली। जब एंजियोग्राफी करते हैं उसके साथ ही हम रिकॉर्डिंग करते चलते हैं, और जब इंजेक्ट करते हैं जो डाई है वो आपका फ्लो पैटर्न दिख जाता है। अगर ब्लॉक है तो उसके आगे वो डाई जाएगी नहीं जाएगी। तो कोरोनरी ब्लॉक कैन बी डिटरमिन्ड इफेक्टिवली एंड प्रिसाइजली बाय यूजिंग द कोरोनरी एंजियोग्राफी। बाकी फ्लो स्टडीज के लिए आपके पास अलग मेथड्स हैं जो आपको फिजियोलॉजिकल पैरामीटर देंगे कोरोनरी फ्लो के। सो नॉर्मल कोरोनरी फ्लो, as I said, is varies from 200 to 250 milliliters per minute, or expressed differently, it can be 0.7 to 0.8 milliliter per gram per minute of the cardiac tissue. जो ये कुछ पैरामीटर्स ऐसे हैं जो एमसीक्यू का फॉर्म प्ले करते हैं। ये सवाल किसी भी तरह से पूछा जा सकता है और पूछते भी हैं इसको। एंड इट कैन इंक्रीज 5 to 7 times of the normal value. So what factors can affect the coronary blood flow? इनको कई तरह से हमने बांटा डिस्कशन के लिए। फिजिकल फैक्टर्स आर देयर। अरे बातें मत करो, लड़की नीचे खड़ा कर दूंगा मैं। मेरे सामने जो पढ़ रही है एक ही लड़की है, पता है ना किसको कह रहा हूं मैं। फिजिकल फैक्टर्स, न्यूरल फैक्टर्स, न्यूरोहोर्मोनल फैक्टर्स एंड कार्डियक मेटाबॉलिज्म। इन सब में जो सबसे ज्यादा जरूरी है वो लास्ट वाला है। कार्डियक वर्क कितना है वो अल्टीमेटली डिटरमिन करेगा कोरोनरी फ्लो कितना होना चाहिए। बट दीज एक्सटर्नल फैक्टर्स आल्सो मॉडिफाई द कोरोनरी फ्लो। So physical factors, the most important is the aortic pressure or perfusion pressure. As in the other body parts, other tissues of the body, the most important determinant of the flow, हमने देखा था क्या है, pressure gradient. So here is also the pressure gradient which is most important. And here what will be the pressure gradient? At the root of the aorta, mean from where the coronaries are arising. The mean arterial pressure for a normal person is 100 millimeters of the mercury. That is mean arterial pressure. And where does the ultimately blood comes? Into the right atrium. Ultimately वहीं आता है कुल मिला करके. Pressure is 0 millimeter of mercury.
So pressure gradient is 100 millimeters of the mercury. Okay. But this pressure changes during cardiac cycle. We know that a cardiac cycle under normal conditions is of 0.8 second duration, 0.3 second is systole, 0.5 second is diastole. So more pressure is exerted during the, rather more duration of diastole is there where the pressure is less relatively, to which the coronaries are exposed. So during systole, during diastole, which period the flow will be more? In the heart, both for two reasons. The flow during diastole will be more in comparison to the systole. सिस्टोल में आपका मीन प्रेशर, परफ्यूजन प्रेशर ज्यादा है, डायस्टोल में प्रेशर कम है, इसके बावजूद भी डायस्टोल में फ्लो ज्यादा होगा, सिस्टोल में कम होगा। दो कारण है, डायस्टोल का ड्यूरेशन ज्यादा है और सिस्टोल के दौरान हार्ट खुद कॉन्ट्रैक्ट कर रही है मसल्स, तो ब्लड वेसल्स भी कंप्रेस हो रही हैं साथ में, तो उनमें फ्लो बहुत कम हो जाता है। सो मोर फ्लो इज देयर ड्यूरिंग द डायस्टोल रादर देन द सिस्टोल। ठीक है। देन देयर इज अ डिफरेंशियल इफेक्ट of flow in the different parts or different layers of the heart itself. Endocardium, myocardium, epicardium, बाहर की तरफ, subendocardial blood vessels, those blood vessels which are just adjacent to the lumen of the ventricles, they are mostly compressed during the systole. तो सबसे कम फ्लो अगर होता है तो सब एंडोकार्डियल वेसल्स में होता है। इसका मतलब अगर इंफार्क्शन होना है, डैमेज होना है, इस्कीमिया होना है, तो सब एंडोकार्डियल रीजन में उसके ज्यादा चांसेस है बजाय मायोकार्डियम में या एपिकार्डियल सरफेस के ऊपर। इन लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी फ्लो इज ओनली 15 to 16% ऑफ द टोटल फ्लो ड्यूरिंग दिस सिस्टम। ये आपका फ्लो पैटर्न दिखा रखा है। एओर्टिक प्रेशर चेंजेस आर देयर एंड यू कैन सी द कोरोनरी फ्लो इज देयर। द डिक्रीज इन द कोरोनरी फ्लो ड्यूरिंग सिस्टोल, ये यहाँ पे ये कम चल रहा है बिल्कुल, और डायस्टोल के दौरान एकदम से फ्लो बढ़ जाता है। सो देयर इज अ ट्रेमेंडस इंक्रीज इन द कोरोनरी फ्लो ड्यूरिंग द डायस्टोल इन कंपैरिजन टू द सिस्टोलिक फेज, बहुत कम होता है सिस्टोल के अंदर। द सेकंड फैक्टर, पहला था प्रेशर ग्रेडियंट, ठीक है। उस प्रेशर ग्रेडियंट के साथ एक चीज और ध्यान रख ले जो हमने पहले भी डिस्कस की हुई है, दैट दिस the coronary arteries right and left both are arising perpendicular to the flow of the blood into the ascending aorta. ascending aorta यूं जा रहा है, आर्च बन रही है, descending aorta नीचे आ रहा है, ठीक है। इस ascending aorta के यहां से coronary arteries arise हो रही है जो perpendicular है। So if the flow velocity increases in the ascending aorta, the lateral pressure will decrease because of the Bernoulli's principle. lateral pressure will decrease. इसका मतलब अगर aortic stenosis है, if the aortic stenosis is there, then blood will be ejected from the left ventricle with a greater velocity through the narrowed wall. aortic valve अगर नैरो हो गया है तो वो ब्लड जो लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल रहा है वो ज्यादा तेजी से निकलेगा, उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी। उसकी वेलोसिटी बढ़ जाएगी, इसका मतलब लेटरल प्रेशर कम हो जाएगा। लेटरल प्रेशर कम होने का मतलब है कोरोनरी परफ्यूजन प्रेशर कम हो जाएगा। So in cases of the aortic stenosis, the person is more likely to suffer from the coronary ischemia in comparison to the other valvular disorders. तो aortic stenosis में infarction के चांसेस ज्यादा है, ischemia के चांसेस ज्यादा है, क्योंकि लेटरल प्रेशर घट जाता है, परफ्यूजन प्रेशर घट जाता है, ठीक है। The second factor is the coronary vascular resistance. So coronary vascular resistance depends upon what? Sympathetic excitation. So when sympathetics are stimulated, what will happen to the coronary vessels? Will they show vasoconstriction or vasodilatation or no effect? Under normal circumstances, sympathetic stimulation in the heart always results into coronary vasodilatation, mind it. Because whenever sympathetics are stimulated, they are always increasing the work done by the heart. They always increase the oxygen requirement by the heart. They always increase the requirement for the blood. And that can only be achieved by the dilatation. So metabolic factor supervenes over the sympathetic system directly. So whenever sympathetics are stimulated, they will always result into coronary vasodilatation. But if you inject cardioplegic drugs
अब मैं बता, कार्डियोप्लीजिक ड्रग्स आपने डाली, हार्ट को स्टैंड स्टिल कर दिया। एनिमल्स में कर सकते हैं हम, कैसे कर सकते हैं? व्हाट नीड्स टू बी इन्फ्यूज्ड टू ब्लॉक द हार्ट? व्हाट कैन बी इन्फ्यूज्ड टू प्रिवेंट द हार्ट कॉन्ट्रैक्शन? इमीडिएटली वेरी इजीली अवेलेबल केमिकल सब्सटेंस, यू मस्ट नो अबाउट इट। तुम्हें पता है, पोटेशियम। आप पोटेशियम इंजेक्ट करिए, पोटेशियम विल ब्लॉक, आपका जो रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो मोर नेगेटिव हो जाएगा, हार्ट की मसल परमानेंटली डीपोलराइज हो जाएंगी, वो कॉन्ट्रैक्ट ही नहीं करेंगी। ऐसे में अगर सिंपैथेटिक को स्टिमुलेट करे देन इट विल बी वाजोकंस्ट्रिक्शन। फॉलोड? So sympathetics per se will cause vasoconstriction, but in intact functioning heart, they will always cause vasodilatation of the coronary arteries. Similarly, parasympathetic stimulation, हालांकि है नहीं, अपने हार्ट में ब्लड वेसल्स को parasympathetic stimulation नहीं जाता, मगर if you stimulate the parasympathetic nerve, again it will cause vasodilatation. But if you denervate the endothelium, आप एंडोथीलियम को हटा दें उस ब्लड वेसल में से और फिर पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन करें, इट विल कॉज वाजोकंस्ट्रिक्शन। इट विल कॉज वाजोकंस्ट्रिक्शन बिकॉज पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन और एसिटाइलकोलिन brings its effect of vasodilatation on coronary arteries by causing release of the nitrous oxide which is released from the endothelium. और आपने एंडोथीलियम ही हटा दी तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज ही नहीं होगी और वो वाजोकंस्ट्रिक्शन कर देगी। ठीक है? So then the third factor is the heart rate. Increase in the heart rate, more reduction in the diastolic time than systolic time, coronary perfusion is reduced. तो हार्ट रेट अगर पर से देखें तो coronary perfusion को रिड्यूस करेगी पर यूनिट टाइम, क्योंकि समय कम मिलेगा, डायस्टोल का टाइम कम होता चला जा रहा है, इसलिए परफ्यूजन रिलेटिवली कम हो जाएगा। ये थे फिजिकल फैक्टर्स। देन द सेकंड ग्रुप आर द न्यूरल फैक्टर, जो हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। Sympathetic vasodilatation, as you can see. Parasympathetic vasodilatation via EDRF. What is EDRF? नया टर्म आ गया। EDRF क्या होता है? पता कैसे नहीं? अभी तो बताया 1 मिनट पहले, 1 मिनट पहले ही तो बोला है। नाइट्रिक ऑक्साइड। नाइट्रिक ऑक्साइड इज द एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर। EDRF एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर क्या है? ये नाइट्रिक ऑक्साइड है। ये नाइट्रिक ऑक्साइड का पुराना नाम है EDRF, एंडोथीलियम डिराइव्ड रिलैक्सिंग फैक्टर इज देयर। तो पैरासिम्पैथेटिक डायलेट करेंगे। ठीक है? देन न्यूरोह्यूमरल, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट है। एसिटाइलकोलिन वाजोडाइलेटेशन, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन, वाजोप्रेसिन, एंजियोटेंसिन सेकंड, प्रोस्टाग्लैंडिन H2, एर्गोनोमिन, ऑल काजेज वाजो कंस्ट्रिक्शन। ये सारे के सारे वाजो कंस्ट्रिक्शन करेंगे। मगर ध्यान दीजिएगा, एड्रेनलिन, नॉरएड्रेनलिन एक्टिंग by causing the positive inotropic effect will cause vasodilatation. So as such they are vasoconstrictor, but in the intact working heart they will result into vasodilatation because they will increase the work done by the heart. Then lastly is the metabolic autoregulation. ठीक है, ये सबसे important है. There is a linear relationship between the increase in the work done by the heart and the coronary flow. जितना ज्यादा वर्क में बढ़ेगा coronary flow बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? इसके पीछे कारण है, सिंपल रीजनिंग नहीं है, इसके पीछे कारण है. अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस arteriovenous difference in the heart is 12 to 15 milliliter. In the normal body it is 5 milliliter only. Arterial blood carries 20 volume% of the oxygen, brings back 15 volume% of the oxygen, utilizes or gives 5 volume% of the oxygen to the tissues. In the heart, arterial blood, coronary arteries are carrying 20 volume% of the oxygen, and it is bringing only 5 to 8 volume% of the oxygen. It is most of the oxygen withdrawn, is being extracted by the cardiac tissue. इसका मतलब ये कार्डियक टिश्यू जो है और ऑक्सीजन नॉर्मली एक्सट्रैक्ट करने की गुंजाइश ही नहीं छोड़ता, उसमें से और ज्यादा निकल ही नहीं सकते. आपने 12-15 सीसी निकाल ली, उससे ज्यादा निकाल ही नहीं सकते, उससे ज्यादा CO2 घटती भी नहीं है कि निकल सके.
तो दूसरा तरीका क्या है फिर फ्लो बढ़ाने का, ऑक्सीजन सप्लाई करने का, आप फ्लो बढ़ा दीजिए. So the only way to provide required extra amount of the oxygen is not by increasing the extraction ratio. That is not possible. It is to increase the coronary flow. तो फ्लो आपको बढ़ाना पड़ेगा, सिर्फ एक्सट्रैक्शन से पार नहीं पड़ेगी, अब क्यों गुंजाइश ही नहीं एक्सट्रैक्ट करने की. सो एक्सट्रैक्शन रेशियो इज वेरी हाई. इफ द कार्डियक वर्क इंक्रीजेज, फ्लो मस्ट इंक्रीज. स्केलेटल मसल्स की तरह नहीं है कि काम चल जाएगा, एनारोबिक मेटाबॉलिज्म हो जाएगी, वो हार्ट में नहीं होती. कम से कम लैक्टिक एसिड बनता है मगर उतनी गुंजाइश नहीं है उसके अंदर. सो मेटाबॉलिकली इंड्यूस वाजोडायलेटर मैकेनिज्म्स क्या है कोरोनरी आर्टरीज के अंदर या हार्ट के अंदर? मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दी हार्ट. देखिए अलग अलग टिश्यूज में अलग अलग तरह के वाजोडायलेटर हो सकते हैं. वाजोडायलेटर्स के नाम हमने देख लिए बहुत सारे, मगर हर टिश्यू में सारे के सारे काम नहीं आते. किसी टिश्यू में कौन प्रिडोमिनेट करता है, दूसरे टिश्यू में दूसरा प्रिडोमिनेट कर सकता है. ठीक है, हार्ट के अंदर सबसे पहला नंबर आता है एडिनोसिन, रिलीज फ्रॉम द वैस्कुलर स्मूथ मसल्स, एक्टिवेट प्यूरिन रिसेप्टर्स. वी नो साइक्लिक एएमपी बनता है, डिक्रीज इंट्रासेलुलर कैल्शियम एंड वाजोडायलेटेशन इज देयर. That is simple mechanism, we already know about it. Other vasodilators as found elsewhere in the body are, as you know, potassium is a strong relaxator of the smooth muscle fiber, hydrogen ion concentration, carbon dioxide, lactate, and oxygen lack or hypoxia. They all causes vasodilatation. Of course, the bradykinin, PGI2, PGE2, and ultimately nitric oxide. All these are coronary vasodilators, but the most important for the MCQ answer is the adenosine in the heart. ये हम ऑलरेडी देख चुके हैं नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म वर्किंग. द अमाइनो एसिड विच इज abundant in the body, नाइट्रिक ऑक्साइड एज आई सेड अर्लियर डज नॉट एग्जिस्ट एज सच इन द बॉडी. इसका हाफ लाइफ सिर्फ 6 सेकंड है, तो एग्जिस्ट नहीं करता. जब जरूरत होती है इसको सिंथेसाइज कर लिया जाता है जब भी जरूरत हो. सो आर्जिनिन इज द स्टार्टिंग पॉइंट अमाइनो एसिड विच इज abundant in the body, acted upon by the nitric oxide synthase enzyme and form the nitric oxide. Formation flow dependent, जितना flow होगा उसके हिसाब से dependent होगी. And these factors causes release of the nitric oxide, acetylcholine, histamine. It means these are very strong vasodilators and they bring about their vasodilatation also by acting through the nitric oxide generation. And in the blood vessels, another factor which causes the release of the nitric oxide is the increase in the shear stress on the wall. shear stress कब बढ़ती है? जब ब्लड प्रेशर बढ़ता है, जब आफ्टर लोड बढ़ता है तो shear stress बढ़ती है और नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज करता है जिससे कि ब्लड प्रेशर नीचे आ जाए. यह आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है. इंक्रीजेस साइक्लिक जीएमपी लेवल. इट मींस साइक्लिक जीएमपी कैसे बनता है? साइक्लिक जीएमपी का पूरा नाम क्या है? ग्वाइनेसिन मोनोफॉस्फेट. इसके पहले भी कुछ लगता है. साइक्लिक कौन सी साइकिल है? 3,5 साइक्लिक जीएमपी. ओके. द एंजाइम required for the formation of the cyclic GMP is enzyme required for cyclic GMP formation is guanine cyclase. Guanine cyclase is the enzyme formation of the GMP level increases which inhibits the calcium entry of course, which is required for the excitation contraction coupling. So there is no coupling, कम हो जाती है, मसल रिलैक्स हो जाती हैं and there is a coronary vasodilatation. Secondly, nitric oxide also activate the potassium channels. Efflux is there. Potassium efflux से vasodilatation कैसे होगा? पोटेशियम efflux से हाइपरपोलराइजेशन का क्या मतलब समझते हो? Membrane will tend to go towards the equilibrium potential for the potassium ion from -90 to -95 और 94. ज्यादा नीचे चला जाएगा, मेम्ब्रेन स्टेबलाइज हो जाएगी, उसको डिपोलराइज करना मुश्किल होगा और वो रिलैक्स हो जाएगी. दैट इज द वे. So this causes vasodilatation.
And third is the oxygen lack mechanism or the hypoxia causing vasodilatation. Okay, that is the hypoxic theory. Now myocardial oxygen consumption and work done कितना है, ये भी MCQ का सवाल होता है. Basal condition, heart uses how much of the oxygen? Can't you keep quiet? Basal condition, heart require 8 to 10 milliliter of the oxygen per minute per 100 gram of the cardiac tissue. फिर शुरू हो गए. मैं अभी क्लास छोड़ के चला जाऊंगा और मैं अटेंडेंस भी नहीं लूंगा, सबकी एब्सेंट लगा दूंगा जाकर. दैट आई कैन डू, उसमें तुम कुछ भी नहीं कर सकते. So this oxygen consumption is normal level. नॉर्मल हार्ट का वजन कितना होता है? अराउंड 200 to 250 ग्राम. उसके हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं. एंड दिस ऑक्सीजन कंजम्पशन इज इंक्रीजेस ड्यूरिंग एक्सरसाइज, डिक्रीजेस ड्यूरिंग हाइपोटेंशन एंड हाइपोथर्मिया. नाउ वन वेरी इंपॉर्टेंट एंड condition. Of course, we know that oxygen extraction is very high in the heart. 12 to 15 milliliter per AV difference is only 5 to 8, and that depends upon stroke volume and mean aortic pressure. Now comes the important point here. More work is done to overcome the aortic pressure than to eject more amount of the stroke volume. Stroke volume normal 70 milliliters है. 70 से हमको 90 मिलीलीटर करना है, जैसे सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन हुआ तो आपका स्ट्रोक वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं. उसके लिए आपको ज्यादा फोर्सफुल कॉन्ट्रैक्शन करना पड़ेगा, ज्यादा वर्क डन होगा, ज्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम करनी पड़ेगी. मगर प्रोपोर्शनेटली अगर एओर्टिक प्रेशर आप बढ़ा देते हैं तो उस एओर्टिक प्रेशर के अगेंस्ट में पुश करने के लिए आपको ज्यादा काम करना पड़ेगा बजाय स्ट्रोक वॉल्यूम के. सो हार्ट नीड्स टू डू मोर वर्क to act against the increased aortic pressure in comparison to increase the stroke volume. It also means that increase in the aortic pressure or systemic hypertension is one of the important conditions leading to continuous increased work done by the left ventricle. It means one of the important conditions leading to the hypertrophy of the left ventricle. लेफ्ट वेंट्रिकल की मसल्स अगर हाइपरट्रोफी होती हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण या तो एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है, एओर्टिक रिगर्जिटेशन भी हो सकता है, मगर एओर्टिक प्रेशर और हाइपरटेंशन इज मोर कॉमन. दैट इज द लीडिंग कॉज ऑफ hypertrophy of the left ventricle, because you need to do more work to work against the aortic pressure rather than to pump extra amount of the blood. अब देखिए आप, right ventricle work is only 1/7 of the left ventricle. क्यों? Because right ventricle has to pump blood into the pulmonary circulation, which is a relatively low pressure area. तो लो प्रेशर एरिया में आपको काम भी कम करना पड़ेगा, ऑक्सीजन भी कम रिक्वायरमेंट है आपकी. जबकि सिस्टमिक सर्कुलेशन में ब्लड पंप करेंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी. बट द मोर फनी थिंग इज दैट द कार्डियक एफिशिएंसी इज ओनली 18%. मतलब बाकी जो आपका 82% यूज हो रहा है, दैट इज बीइंग वेस्टेड प्रैक्टिकली, इट इज नॉट यूज. दैट इज द एफिशिएंसी. स्केलेटल मसल्स की एफिशिएंसी कितनी होती है अंडर बेस्ट ऑफ द ट्रेनिंग सर्कमस्टेंसेस? ये स्पोर्ट्स मेडिसिन का सवाल है, स्पोर्ट्स फिजियोलॉजी में भी आता है. स्केलेटल मसल्स अंडर बेस्ट ऑफ सर्कमस्टेंसेस दे आर 26% एफिशिएंट ओनली. मतलब जितना आप एनर्जी डाल रहे हो उसका आउटपुट आपको वर्क के रूप में सिर्फ 26% मिल रहा है. हार्ट में और भी कम मिल रहा है. ओनली 17 to 80% एनर्जी इज बीइंग यूटिलाइज्ड टू डू दी वर्क, अदरवाइज ऑल आर वेस्टेड एज हीट जनरेटेड. अब हार्ट को सबस्ट्रेट क्या चाहिए, खाना क्या चाहिए ऑक्सीजन के अलावा? व्हाट डू दे यूज फॉर द एनर्जी पर्पस? दैट इज नोन एज सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन बाय द कार्डियक टिश्यू. आउट ऑफ द टोटल ऑक्सीजन कंजम्पशन बाय द हार्ट 30 to 40% इज डिराइव्ड फ्रॉम द कार्बोहाइड्रेट. ठीक है, सबसे ज्यादा कार्बोहाइड्रेट यूज होते हैं इसके अंदर. लैक्टेट और ग्लूकोज भी यूज हो सकता है. 60% इज डिराइव्ड फ्रॉम द फैट. दैट इज सरप्राइजिंग. और कई टिश्यूज में इतना फैट यूटिलाइज नहीं होता एनर्जी के रूप में जितना ही हार्ट यूज करता है. सो एस्ट्रिफाइड एंड नॉन एस्ट्रिफाइड फैटी एसिड वी कैन से आर द मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी
in the heart tissues or heart muscles. Then, because the fats are being utilized, ketone bodies are also utilized as the source of energy. तो ये आपका टोटल सबस्ट्रेट यूटिलाइजेशन है हार्ट का. एंजाइना पेक्टोरिस इज अ पार्ट ऑफ द कोरोनरी सर्कुलेशन. यू नो, इसका मतलब समझ में आता है. एंजाइना मीन्स पेन, पेक्टोरिस मीन्स पेक्टोरल रीजन. तो पेक्टोरल रीजन में पेन हो रहा था, उसको एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं. इट इज शार्प, एक्यूट, सब एक्सटर्नल पेन ज्यादातर यहां महसूस होता है. ठीक है. इट कैन रेडिएट टू द नेक, टू द शोल्डर एंड इनर पार्ट्स ऑफ द लेफ्ट आर्म. मगर ये राइट साइड में भी आ सकता है, जबड़े में भी आ सकता है, ध्यान दीजिएगा, अंगूठे में भी आ सकता है. ये साइन है जो आपको कार्डियोलॉजिस्ट को ध्यान रखना पड़ता है जब मरीज बताता है कि मेरे कहां कहां दर्द हुआ. Many patients present not with the cardiac pain but with the pain in the jaw. यहाँ पे दर्द हो रहा है और उससे ठीक नहीं हो रहा दर्द की दवा से. You must refer to the heart. इसका मतलब coronary perfusion compromise हो रहा है इस पेशेंट के अंदर. So it is of course due to the coronary insufficiency produced by the release of the substance P. Substance P is one of the neurotransmitters. We learn about it more in the central nervous system. में पढ़ेंगे इसके बारे में ज्यादा. Treatment of course is to give the coronary vasodilator drugs. Most of them are nitrate and rest of course is necessary. Rest क्यों prescribe करते हैं? हार्ट का वर्कलोड कम हो जाता है. जब आप रेस्ट करते हैं तो टिश्यू डिमांड कम हो जाती है, तो हार्ट को काम कम करना पड़ेगा. मायोकार्डियल इंफार्क्शन, ब्लॉकेड ऑफ द कोरोनरी आर्टरीज. इसके बारे में हमने पहले भी थोड़ी बहुत बात की थी. फीचर्स लाइक एंजाइना, स्वेटिंग, पेलर एंड सेंसेशन ऑफ सिंकिंग. अब इन सिम्टम्स को आप रिलेट करिएगा कि ये क्यों आ रहे हैं. स्वेटिंग, व्हाई स्वेटिंग शुड बी देयर? नहीं, हीट कहां से आ गई? स्वेटिंग क्यों होनी चाहिए? एनी आइडिया? नहीं, nothing happened to temperature. It is absolutely normal. 37 degrees centigrade. It has not changed at all. Still the sweating is there. If the angina is there, if there is a potential damage to the cardiac muscle, infarction, that is an emergency situation for the body. That is an emergency situation for the body. And which system gets activated during emergency? Sympathetic nervous system. And sympathetic nervous system activate क्या करेगा? Sweating करेगा. वो sweating करेगा. Cold sweats are there. They are cold sweats. Warm sweats नहीं है. Cold sweats are there because of hypotension. Blood pressure गिर रहा है. Blood pressure गिर रहा है तो उसको रेगुलेट करने के लिए sympathetics एक्टिवेट होंगे और वो आपको sweating करेंगे. पेलर, यानी शरीर बिल्कुल सफेद सा पड़ गया, ठीक है ना, चेहरे से खून गायब हो गया, बिकॉज ऑफ दी स्ट्रॉन्ग कुटेनियस वाजोकंस्ट्रिक्शन. वाजोकंस्ट्रिक्शन हो रहा सिंपैथेटिक ड्राइव की वजह से, पेलर कर रहा है आपका. एंड सेंसेशन ऑफ सिंकिंग, सेरेब्रल ब्लड फ्लो कम हो रहा है तो आपको लग रहा है कि आपको चक्कर आ रहे हैं और आप गिर जाएंगे. सेंसेशन ऑफ सिंकिंग इज देयर. सो व्हाट इज नीडेड इज कंप्लीट बेड रेस्ट. सबसे पहला काम है बेड रेस्ट. दूसरा काम है रेजिंग द लेग्स, थोड़ा सा ऊपर कर दीजिए जिससे कि ब्रेन में ब्लड फ्लो बना रहे आपका, सेंट्रल सिस्टम में ब्लड ज्यादा आ जाए बजाय पेरिफेरी के. देन थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट देते हैं, क्लिनिकल वार्ड पढ़ाएंगे, क्योंकि सबसे कॉमन कारण या तो क्रॉनिक ब्लॉक हो तो पता लग जाता है, एक्यूट ब्लॉक हो तो आपको ये देने पड़ेंगे. थ्रोम्बोकाइनेस क्या करता है? थ्रोम्बोकाइनेस, अगर थ्रोम्बस कहीं से आया है, बना हुआ क्लॉट कहीं से डिस्क्लोज होकर आगे बढ़ गया तो उसको डिसॉल्व करने के लिए जरूरी है ये देना आपका. कई बार जिंदगी बच जाती है इससे. तो ये सारे थ्रोम्बोलिटिक एजेंट्स है, स्ट्रेप्टोकाइनेस है, यूरोकाइनेस है, टिश्यू प्लाज्मिनोजन एक्टिवेटर, पहले भी नाम आया था अपने डिस्कशन में, इंपॉर्टेंट है ये. प्लाज्मिनोजन प्लाज्मिन सिस्टम एज आई सेड गेट्स एक्टिवेटेड साइमल्टेनियसली व्हेन द क्लॉटिंग इज एक्टिवेटेड. एस्पिरिन, ये बाकी सारी ड्रग्स है, इनसे हमें कोई लेना देना नहीं है, बात की बात है. ये आपका कोरोनरी सर्कुलेशन खत्म हो गया, ठीक है. अब ये छोटा सा पार्ट और बचा, हमको ये रीजनल सर्कुलेशन भी पढ़ने हैं तो आज इसको खत्म कर देते हैं. क्यूटेनियस सर्कुलेशन, सेरेब्रल सर्कुलेशन ब्रेन के साथ पढ़ाएंगे, पल्मोनरी सर्कुलेशन लंग्स के साथ पढ़ा दिया होगा, क्या परफ्यूजन
यहाँ कितना होता है, नीचे कितना होता है, ऊपर कितना होता है, वेंटिलेशन परफ्यूजन रेशियो क्या होता है, वेंटिलेशन कहाँ बेटर होता है, उनका रेशियो क्या है, वो सारा पढ़ा दिया होगा। ठीक है। स्किन इज द लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ द बॉडी, यू ऑल नो, सबसे ज्यादा बड़ा ऑर्गन है और सबसे ज्यादा भारी भी है ये। इसमें दो तरह का फ्लो होता है, जरूरी भी है। वन इज द न्यूट्रिशनल फ्लो एंड अनदर इज द नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो। न्यूट्रिशनल फ्लो स्किन में बहुत कम होता है, इसके मेटाबॉलिक रिक्वायरमेंट ज्यादा नहीं है, मगर नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो जो होता है वो सारा आपका टेम्परेचर रेगुलेटिंग सिस्टम पे डिपेंड करता है, बिकॉज स्किन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट टू कंट्रोल द लॉस ऑफ हीट फ्रॉम द बॉडी, और वो सारा ब्लड फ्लो से ही कंट्रोल होता है। So the nutritional flow is going via the arterioles, arteries तो जा ही रही हैं, arterioles, meta arterioles, capillaries, ओके, ये नॉर्मल सिस्टम है ब्लड फ्लो का, इन्हीं के थ्रू जाएगा, ये सारा न्यूट्रिशनल फ्लो है। हर सेल के कांटेक्ट में कैपिलरी आ रही है और सप्लाई कर रही है। नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो, देयर आर प्रेफरेंशियल चैनल्स आर देयर, बड़ी वेसल्स है आर्टीरियल्स और वेन्यूज को कनेक्ट करती हुई, ये बाईपास कर जाती हैं कैपिलरीज को, दैट इज दी नॉन न्यूट्रिशनल फ्लो। और अगर इसको बढ़ाना है तो देयर आर मैकेनिज्म्स ऑफ द सिंपैथेटिक एक्टिवेशन। So nutritional flow is small amount and is under control of the sympathetic nervous system, but non-nutritional flow is under control of the hypothalamus directly. The temperature regulating centers of the hypothalamus, anterior hypothalamus, posterior hypothalamus are the two areas which are concerned with the regulation of the body temperature, और वही इसको कंट्रोल करते हैं। ये हम उसी में ज्यादा पढ़ेंगे जब CNS पढ़ेंगे। तो फ्लो इंक्रीजेज अप टू 30% ऑफ द कार्डियक आउटपुट, मतलब 5 लीटर अगर कार्डियक आउटपुट तो 1.5 से पौने 2 लीटर तक स्किन में जा सकता है अगर टेम्परेचर रेगुलेट करना है आपको तो। दैट मच इज द रिजर्व अवेलेबल फॉर द क्यूटेनियस ब्लड फ्लो। व्हेन द पर्सन इज अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम, ये एक टर्म आ गई है कंफ्यूज करने वाली। व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? एट when the body is at thermal equilibrium, the flow is 10 to 15 milliliter per minute per 100 gram of the tissue. Exposure to cold 10% फ्लो रह जाता है, इसका बिल्कुल घट जाता है, बाजू कंस्ट्रिक्शन हो जाता है बिल्कुल। एक्सपोजर टू हीट 10 टाइम्स ऑफ द रेस्टिंग वैल्यू, बहुत ज्यादा बढ़ सकता है ब्लड फ्लो। तो व्हाट इज थर्मल इक्विलिब्रियम? एनी आइडिया थर्मल इक्विलिब्रियम क्या होता है? नहीं, थर्मल नहीं, अंदाजा नहीं चलता। थर्मल इक्विलिब्रियम इज द कंडीशन व्हेन द न्यूड बॉडी, बिना कपड़े के अगर बिठा दिया जाए किसी व्यक्ति को, तो न तो उसको शिवरिंग हो और न उसको स्वेटिंग हो, देन द पर्सन इज सेड टू बी इन द थर्मल इक्विलिब्रियम। That environmental temperature which gives this value, thermal comfort जिसको कहते हैं, that is 28 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड। एनवायरमेंटल टेम्परेचर अगर 28 से 30 डिग्री है तो न्यूड आदमी है तो न तो उसको पसीना आएगा न उसके शिवरिंग होगी। सो दैट इज अ थर्मल कंफर्ट जोन। आपके जो टेम्परेचर कंट्रोलिंग मैकेनिज्म है, एसीज हैं, वो इसी बेसिस पे काम करते हैं सारे। ठीक है, तो दैट इज थर्मल कंफर्ट एंड द थर्मल comfort zone is there, and that is thermal equilibrium. No heat loss, no heat gain, normal maintained air. Now there are regional variations in the blood flow also. आपने देखा होगा अगर पानी में थोड़ी उंगलियां थोड़ी देर तक ज्यादा तक डाले रखें हाथ को, तो यहाँ पे रिंपल्स पड़ जाते हैं, है ना, कम हो जाता है, ये ब्लड फ्लो कम हो गया वहां पे। So due to arteriovenous anastomosis, blood flow increases more in hands, feet, नोज, ईयर एंड लोब्यूल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी। सारी बॉडी में नहीं चेंज होता है। ठीक है, इसके अलावा रीजनल चेंजेस भी आते हैं, इसके अलावा भी है कि जैसे किसी को क्या कहते हैं, एकदम से कोई ऐसी बात करी से ब्लशिंग हो गई, शर्मा या, है ना, तो यहाँ पे ललाई आ जाती है। ये रीजनली यहाँ ब्लड फ्लो बढ़ रहा, बाकी और बॉडी में कहीं नहीं बढ़ रहा, है ना। या कोई ऐसी न्यूज दे जाए जो शॉक करती हो तो चेहरा बिल्कुल सफेद पड़ जाता है। Regional blood flow regulations are there. They are controlled not by sympathetic but by the hypothalamus. जो आपका लिम्बिक सिस्टम है वो कंट्रोल करता है रीजनल ब्लड फ्लो।
सो रेगुलेशन इज क्यूटेनियस वाजो, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज आएगी जो हम एमसीक्यू में पूछते हैं, क्यूटेनियस वाजो डायलिटेशन कैसे कर सकते हैं, हाउ द क्यूटेनियस वाजो डायलिटेशन इज ब्रॉट अबाउट, बिकॉज दैट इज द मैकेनिज्म अवेलेबल टू लूज हीट फ्रॉम द बॉडी। वाजो डायलिटेशन करोगे तभी हीट लॉस होगा आपका। सो बाय रिड्यूसिंग द सिंपैथेटिक टोन, सिंपैथेटिक टोन को आप विड्रॉ कर लीजिए, दे रिलीव पैसिव वाजो डायलिटेशन इन द क्यूटेनियस ब्लड वेसल। Local vasodilators are available in the skin also. Bradykinin is there, nitric oxide is there. Of course, hypothalamic control is there by the thermal regulatory mechanisms are there, and cerebral cortex is there. जो limbic system मैंने बताया वो भी इसको कंट्रोल करता है. Emotions are there, blushing and fear, paleness is there. ये एक important सवाल है जो हम MCQ में या MCQ में नहीं, हम शॉर्ट नोट के रूप में पूछते हैं। ट्रिपल रेस्पॉन्स, triple response is seen in some sensitive individuals, सब में नहीं मिलती यूजुअली। मैं यहाँ स्क्रैच करूं तो वो बाकी सारे रिएक्शन नहीं होंगे, यहाँ पे सफेद लाइन जरूर खिंच गई है। सो व्हेन यू स्क्रैच दी स्किन, जब स्किन पे हम थोड़ा सा फोर्स से स्क्रैच करते हैं तो उस जगह सफेद लाइन बन जाती है, देयर इज अ व्हाइट लाइन, दैट व्हाइट लाइन इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रिपल रेस्पॉन्स। ये इनिशियल रेस्पॉन्स है। ये व्हाइट लाइन क्यों आई? तो जहां जहां भी हमने प्रेस किया वहां की ब्लड वेसल्स कैपिलरीज कंप्रेस हो गई, वहां से ब्लड हट गया तो ये सफेदी आ गई यहाँ पे। तो व्हाइट लाइन इज बिकॉज ऑफ द कंप्रेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल्स एट द साइट ऑफ द स्क्रैच। ओके, देन कम द थ्री रिएक्शंस इन सेंसिटिव इंडिविजुअल्स ओनली, रेड लाइन, फ्लेयर एंड व्हील। तीन फिनोमिना होती हैं जो देखने को मिलती है। रेड लाइन, जो जहां पे ये सफेद लाइन पड़ी थी वो पूरा एरिया लाल हो जाएगा थोड़ी देर बाद, नॉर्मली भी हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी देर बाद में ललाई आ जाएगी, आप थोड़ा जोर से स्क्रैच करेंगे तो दैट इज नोन एज रेड लाइन। दिस इज बिकॉज ऑफ द डायलिटेशन ऑफ द प्री कैपिलरी स्फिंक्टर। जो हमने प्री कैपिलरी स्फिंक्टर देखे थे वो रिलैक्स हो जाते हैं तो उस एरिया में ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, तो एक रेड लाइन क्रिएट हो जाती है। फ्लेयर, फ्लेयर का मतलब दिस रेड, अराउंड दिस रेड लाइन द रेडनेस स्प्रेड्स। ये जो लाइन रेड हो गई थी उसके चारों तरफ भी थोड़ी थोड़ी रेडनेस बढ़नी शुरू हो जाती है, एक फ्लेयर डेवलप हो जाता है वहां पे। तो स्प्रेड ऑफ द रेडनेस अराउंड द रेड लाइन इज द फिनोमिना ऑफ फ्लेयर, एंड दिस इज बिकॉज ऑफ वन ऑफ द इंपॉर्टेंट फिजियोलॉजिकल फिनोमिना नॉट फाउंड एल्सवेयर इन द बॉडी, एक्सोन रिफ्लेक्स। A reflex is there where no central neuron is involved at all. कोई स्पाइनल कॉर्ड का न्यूरॉन इन्वॉल्व नहीं है। जो आपका सेंसरी क्या है, स्पाइनल कॉर्ड के बाहर जो होती है स्पाइनल गैंग्लिया होती है, उसमें सेंसरी न्यूरॉन्स होते हैं, वो सेंसरी न्यूरॉन भी इन्वॉल्व नहीं होते इसके अंदर। ये बाहर का बाहर ही मामला निपटा दिया जाता है इसका। एक्सोन रिफ्लेक्स इज देयर। एक्सोन रिफ्लेक्स मींस a sensory fiber is coming from the spinal cord, okay, that is axon, surprisingly that is axon, और ये सप्लाई कर रहा है और उसी की ब्रांच यहां भी दूसरी जगह भी सप्लाई कर रही है। आपने यहां स्क्रैच किया तो ये इंफॉर्मेशन वहां तो गई, द इंफॉर्मेशन इज गोइंग टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड इट इज हैविंग, मुझे पता भी लग रहा है कि स्क्रैच किया तो सारी प्रोसेस तो हो रही है, बट दिस इंपल्स रिटर्न्स बैक वाया द कोलेटरल ब्रांच टू द पेरिफेरी एंड इट कॉजेज रिलैक्सेशन ऑफ द लोकल ब्लड वेसल। तो इस रिफ्लेक्स में ये यहीं ऑपरेट हो गई, ये रिफ्लेक्स, इसका आगे इन्फ्लुएंस नहीं गया, आगे की जरूरत भी नहीं है। आगे की जरूरत क्या हुई, सिर्फ ऊपर को एपराइज करने के लिए कुछ हुआ है यहाँ पे, ठीक है। सो दिस इज अ लोकल रिफ्लेक्स, एक्सोन टू एक्सोन, आगे कुछ नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई कॉल एज द एक्सोन रिफ्लेक्स, ठीक है। एंड दिस फ्लेयर इज बिकॉज ऑफ द लोकल वासोडाइलेटेशन कॉज्ड बाय दिस एक्टिवेशन ऑफ द एक्सोन रिफ्लेक्स। ये लोकल है, बाहर का एरिया इन्वॉल्व नहीं है पीछे का स्पाइनल कॉर्ड का। दैट इज प्रूव्ड बाय द फैक्ट दैट इट इज एबोलिश्ड बाय द लोकल एनेस्थीसिया। अगर यहाँ पे लोकल एनेस्थीसिया को ब्लॉक कर दे के इस एरिया को एनेस्थेटाइज कर दें और फिर स्क्रैच करें तो फ्लेयर नहीं आएगा। इसका मतलब ये लोकली ऑपरेट कर रही है रिफ्लेक्स, स्पाइनल कॉर्ड की जरूरत नहीं है। सो दैट इज द फ्लेयर रिएक्शन और एक्सोन रिफ्लेक्स इज देयर। द थर्ड रिएक्शन और थर्ड एक्टिविटी फाउंड, अगेन आई एम सेइंग, in sensitive individuals only, formation of wheal is there. So that area which was more reddish around the red line becomes now elevated above the surface,
वहां पे थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है, वहां पे थोड़ी सूजन आनी शुरू हो जाती है। अ व्हील फॉर्मेशन इज देयर बिकॉज ऑफ एक्यूमुलेशन ऑफ द फ्लूइड एट दिस साइट। ये साइट पे फ्लूइड इकट्ठा होना शुरू हो जाता है, दैट इज अ व्हील फॉर्मेशन। एंड व्हाई दैट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ इंक्रीज इन द कैपिलरी परमेबिलिटी। So local capillary permeability increases, that causes increase in the capillary pressure. Increased capillary pressure will cause increase in the filtration and the site will swell. Okay. The cause of local vasodilatation is the histamine and it is the example of reactive hyperemia. हमने दो तरह के देखे थे हाइपरीमिया, एक्टिव एंड रिएक्टिव। एक्टिव तो हो नहीं सकता क्योंकि मसल की एक्टिविटी नहीं बढ़ रही, इट इज द रिएक्टिव हाइपरीमिया। आपने यहां से स्क्रैच करके दबाया था, हाइपोक्सिया क्रिएट हुआ, अब ये रिएक्शन में आपके हाइपरीमिया क्रिएट हो रहा है, रिएक्टिव हाइपरीमिया। सो दैट इज ए ट्रिपल रेस्पॉन्स इन केस ऑफ द स्किन। और इसका हम ज्यादातर शॉर्ट नोट में सवाल पूछते हैं। आज का काम खत्म हुआ, सीवीएस का काम खत्म हुआ, अगली बार हम सीएनएस पढ़ाने के लिए मिलेंगे।